मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम मुल्क मिल्लत और मसाइल में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। पिछले कुछ सालों से मुल्क में बुलडोज़र कार्रवाई खूब चर्चा में है। कभी किसी मकान और दुकान को इल्लीगल बताकर तोड़ दिया जाता है, तो कभी मस्जिद, मदरसे और दरगाह को अवैध बताकर ज़मींदोज़ कर दिया जाता है। दिल्ली, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, गुजरात और महाराष्ट्र समेत मुल्क के कई सूबों से बुलडोज़र कार्रवाई की खबरें आती रही हैं। कई मामले तो ऐसे भी सामने आए हैं जहां पर अथॉरिटी की तरफ से नक्शा पास होता है और सभी ज़रूरी कागजात भी कंप्लीट होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अवैध बताकर बुलडोज़ कर दिया जाता है। आज मुल्क मिल्लत और मसाइल में चर्चा हम इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर क्यों लोगों के आशियाने उजाड़ने का काम किया जाता है या किया जा रहा है। क्यों मस्जिदों, मदरसों और दरगाहों को इल्लीगल बताकर उन पर बुलडोज़र चलाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी क्यों बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं रुक रही है। साथ ही ये भी जानेंगे कि बुलडोज़र की जो कार्रवाई होती है, इससे बचने के कौन से तौर तरीके हो सकते हैं। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन जावेद आलम साहब। इनके अलावा सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर खालिद रज़ा खान साहब हमारे साथ हैं। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट के वकील शेख इमरान अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सोशल एक्टिविस्ट सिकंदर चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ। और पहला सवाल जावेद आलम साहब आप ही से, किस तरीके से मुल्क के अलग अलग हिस्सों से ये खबरें आती हैं, अलग अलग शहरों से इस तरह की खबरें तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन आती रहती हैं कि फ़ला जगह, फ़ला मकान को या फ़ला मस्जिद को, फ़ला मदरसे को या किसी दरगाह को इल्लीगल बताकर, अवैध बताकर तोड़ दिया गया है। ये जो बुलडोज़ करने की कार्रवाई है या बुलडोज़र चलाने की जो कार्रवाई होती है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और पिछले कुछ बरसों में इसमें इजाफा या बढ़ोतरी क्यों हुई? क्या वजूहात असल नज़र आती हैं आपको? इसके दो पहलू हैं। एक इसके सियासी पहलू हैं और दूसरा जो है इसका वाकई गवर्नमेंट चाहती है कि जमीन की बंदोबस्ती और रख रखाव को डिजिटल और स्मार्ट किया जाए। तो अगर आप इसके पस मंजर को देखेंगे, आप 1984 से के राजीव गांधी की जो शुरुआत की, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक डिजिटल क्रांति की बात की और उसमें सबसे पहले लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन की बात की गई। जो आज बात कही जाती है स्मार्ट और डिजिटल जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की, तो ये बात वहीं से निकली। लेकिन वो इतना तवील वक्त लगा कि तमाम चीजों की जो एक इंटरफेस और इंटीग्रेटेड होना चाहिए था, आज 2025 है, वो नहीं हो पाया। लेकिन लेट या देर या आप जल्दी कह सकते हैं, ये जो लैंड रिकॉर्ड के रखरखाव और बंदोबस्ती का काम तकरीबन ये 98% 2013 में कंप्लीट हो गया। अब देखिए, ये जो जितने मामले हैं मुल्क के दो हिस्से में बटे हुए हैं। एक लैंड रिकॉर्ड का रखरखाव जो है ये बहुत कदीम है और आप देखेंगे ये काम जो है शेरशाह सूरी के जमाने से शुरू हुआ। राजा टोडरमल ने इसको बेहतर किया, अंग्रेजों ने भी इसको, मुगलों ने, अंग्रेजों ने भी इसको बहुत बेहतर किया। इसमें 1% भी कोई भी रिवोल्यूशनरी काम सरकारों ने नहीं किया है। मैं इस प्रोजेक्ट में जुड़ा रहा 2001 से। मैं पूरे मुल्क के लैंड रिकॉर्ड के रखरखाव, दिल्ली की भी मैं बात करता हूँ, लखनऊ की बात करता हूँ। तो अंग्रेजों के पीरियड में ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं थी, किसी भी कागजात के रजिस्ट्रेशन की बात नहीं करते थे। 1908 में जब ये लैंड टाइटल रजिस्ट्रेशन की बात कही गई तो सर्वे नहीं हुआ था। 1911 में एक बार पहली बार सर्वे हुआ पूरे मुल्क में, तो उसमें कुछ ही हिस्से थे, जैसे संथाल परगना, बलोच का इलाका और अवध का था। अब वक्त की तमाम अमलाक या तमाम बंदोबस्ती देखेंगे तो आप दिल्ली तक जब पहुंचेंगे तो ये कई मरहले पे गुजरा है। सरकार के पास बहुत बड़ा चैलेंज है, जो मैं इसके बात को अब कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। वो चाहती है कि डिजिटल हो, वो चाहती है कि वक्त की जरूरत हो। मिसाल के तौर पे अच्छा, मैं वक्त की सिर्फ देखिए जावेद साहब मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मामला सिर्फ वक्त प्रॉपर्टीज की बात हम नहीं कर रहे हैं। मैं इल्लीगल बुलडोज करने की बात कर रहा हूँ। इल्लीगल तरीके से जो इमारतों को बुलडोज कर दिया जाता है, बुलडोज़र कार्रवाई की बात मैं कर रहा हूँ। और वो वक्फ की ज़मीन भी होती है कई जगह। कई बार जो है वो ऐसा होता है कि वो, जैसे दिल्ली की बात हम करें तो कई सारी ज़मीनों पर डीडीए अपना हक जमा रहा है। दिल्ली के कुछ इलाकों में इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है उत्तर प्रदेश का, वो अपना जो है वो बता रहा है कि उनके पास कागज़ है, ज़मीन उनकी है। तो मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ बुलडोज़र कार्रवाई की, तो खाली मैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहा। तो आप उस बात को जहन में रखते हुए जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल आपके पिन पॉइंट पे आ रहा हूँ। तो जब ये कभी सर्वे नहीं हुआ, कभी इंटीग्रेटेड डिजिटल प्रक्रिया को आपने उसको कंक्लूड नहीं किया, तो आप देखेंगे दिल्ली ने पूरे मुल्क में कि जब कोई 700 वर्ष पुरानी, 200 वर्ष पुरानी, 100 वर्ष पुरानी या 1951 के बाद या 1359 फसली के बाद जब लैंड की नवैयत को देखी जाती है, तो मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी की टाइटल 1950 से पहले
पर्सन ए बी सी की है, लेकिन वो डीडीए, एलडीए या गवर्नमेंट एजेंसी के अंडर में अलॉटेड है। तो ये एक कंफ्लिक्ट है। तो ये जो सरकार का जो अभी एक तरीकेकार है, ये वो तरीकेकार है जो पब्लिक डोमेन में जाके नुकसान पहुंचाता है। मिसाल के तौर पे आपके दिल्ली में बटला हाउस का मामला है, हाँ। या लखनऊ में बहुत बड़ी एक कॉलोनी को अकबर नगर को खाली कराया गया। वो जमीन जो है सरकार की कहना है। आप सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को देखेंगे कि पीस ऑफ लैंड इज नॉट बिलोंग टू डायरेक्टली एनी पर्सन या एनीबडी या एनी पर्सन। इसका मतलब ये है कि ओनरशिप सरकार के पास ही है, ये सरकार के पास ही 100% ओनरशिप है, और ये ओनरशिप आवाम के पास रेंटल है, हाँ। एग्रीमेंट के जरिए है, लीज के जरिए पर है। उसके बावजूद सरकार के पास जो चैलेंज है वो आप चाहती है एक प्रॉपर्टी का टाइटल हो, एक यूनिफाइड हो। बुलडोजर की प्रक्रिया एक बहुत ही देखा जाए अनडेमोक्रेटिक है, हाँ। और ये अंग्रेजों के भी दौर में ऐसा नहीं था। और ये जो सामने आ रहा है तो सिर्फ बात मुसलमान की नहीं है या बात हिंदू की नहीं है। सरकार के पास जो चैलेंज है, जमीन चाहिए, उसको विकास के लिए जमीन चाहिए। मिसाल के तौर पे हाँ। वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोजेक्ट है, तो सरकार विकास करेगी गरीबों के घर तोड़ करके, गरीबों की झुग्गियां झोंपड़ी तोड़ करके, तो मतलब तब विकास होगा, आप ये कह रहे हैं। मैं आऊँगा वापस, क्योंकि बहुत सारे इसके पहलू हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये कार्रवाई क्यों होती है। डॉक्टर खालिद रजा खान साहब, इलीगल बता करके कई सारे मकान, दुकान, दरगाहें हैं, हम ज़्यादातर उन्हीं की बात कर रहे हैं। देखिए, जो ज़्यादा शिकायत है माइनॉरिटी तबके की, उसमें भी ख़ास तौर से मुसलमानों की शिकायत है कि मदरसों को, मस्जिदों को, दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी नवंबर 2024 में ऑर्डर था कि ये जो कार्रवाई होती है, दंडात्मक कार्रवाई, कि किसी को सज़ा देने के नाम पर बुलडोज़र चला दिया जाए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये इल्लीगल है, ये कार्रवाई ही इल्लीगल है। और आप इल्लीगल बता करके किसी की दुकान तोड़ देते हैं, किसी का मकान तोड़ देते हैं, कहीं दरगाह, कहीं मदरसा, तो कहीं मस्जिद बुलडोज़र के निशाने पर होता है। ये कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, ये इनमें क्या वजह लगती है बढ़ोतरी की? चूंकि ये पिछले कुछ वर्षों में ये एक चलन जो है वो आया है सामने। देखिए, सरकारें जो है वो सरकारों का रवैया कुछ वर्षों से वो है वो दमनकारी की तरफ हो गया है। जब सरकारें दमनकारी हो जाएंगी, दमन करना उनका करके, जैसा हमारे पहले के जो पैनलिस्ट बता रहे थे कि विकास के लिए ऐसा किया जाता है, तो क्या विकास का काम गरीबों का घर उजाड़ कर एक तरफ दमन का काम होगा, सरकार के जरिए दमन करेगी आम लोगों का, और दूसरी तरफ उसका वो विकास का काम करेगी। दोनों एक साथ कैसे चलेंगे? कोई भी हमारे मुल्क में जो भी सरकार होती है या हमारा मुल्क जो है वो वेलफेयर स्टेट है। सरकारों का काम पब्लिक के वेलफेयर के लिए कदम उठाना है। तो सरकार पब्लिक वेलफेयर के बजाय सरकार दमनकारी हो जाती है। सरकार जो है अपना रूल कर वो लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने लगती है। सरकार बुलडोजर चलाने के लिए अलग अलग तरह की जो बायसनेस है उसके अंदर, जो सोशल बायसनेस है, उन सोशल बायस की बुनियाद पर कार्रवाई करने लगती है। उसमें कुछ खास तबके को, खास जो सेक्शन है सोसाइटी के, उनको टारगेट करने लगती है, जबकि सरकार की जिम्मेदारी वो नहीं है। सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है कि उसको काम वेलफेयर का करना है, वो वेलफेयर स्टेट की जिम्मेदार है। तो जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी और या जनता जो उनको चुनती है, जनता अगर सरकार को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं कराएगी, कोर्ट के कहने के बावजूद, कोर्ट के तमाम डायरेक्शन के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद, जब सरकारें कितनी ढीठ हो गई हैं, कितनी दमनकारी हो गई हैं कि उनको ये भी परवाह नहीं कि कोर्ट में उनको फिर खींचा जाएगा, कोई ना कोई पीआईएल डालकर या कोई रिट पिटीशन लगाकर सरकार फिर कोर्ट में खींचेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समझा जा सकता है कि फिर ऐसे में जनता ही एक सबसे बड़ी ताकत है, जो जनता ही किसी न किसी मौके से, किसी न किसी तरीके से ऐसी सरकारों को सबक सिखा सकती है। तो मुझे जो लगता है, जो आप पूछ रहे थे कि ऐसी कार्रवाइयां क्यों करती हैं, इसके पीछे सोशल बायस शामिल रहता है। सरकार में जो पार्टी है, वो पार्टी दमन करने के लिए कुछ न कुछ एक वजह तलाश कर लेती है। तो उनको ये कहिए कि एक तरह की जो भी एक बायस फीलिंग है, वो एक वजह मिल जाती है अपने काम को, अपने दमन को जस्टिफाई करने के लिए। तो उसी बुनियाद पर जस्टिफाई करके, और बुलडोजर एक बहुत बड़ा सिंबल हो गया है, जिसको देखिए वो बुलडोजर की बात करता है, बुलडोजर के उसी पॉलिसी को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रेप्लिकेट करने की बात करता है, कि उसी को एक मॉडल मानने लगा। जब सरकारें बुलडोजर की कार्रवाई को अगर मॉडल मानने लगे
ये मॉडल कार्रवाई है, तो फिर ये समझा जा सकता है कि हालात क्या हैं और सरकारें क्या चाहती हैं। और इसका जो कानूनी पहलू है, बेहतर हमारे साथ एडवोकेट इमरान साहब हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट। बिल्कुल इमरान साहब से भी हम पूछेंगे। सही, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल ठीक है। सिकंदर चौधरी हैं जो उस इलाके से हैं जहां पर इस तरह के नोटिस लगे पिछले दिनों, खासतौर से बटला हाउस में। तो बहुत सारे ऐसे मतलब जो है मकानों को चिन्हित किया गया, क्रॉस का निशान लगाया गया, नोटिस चिपकाए गए, और फिर बहुत सारे लोग जो है वो कोर्ट भी गए, कहीं रिलीफ मिला कहीं नहीं मिला, ये सब चल रहा है। किस तरीके से आप देखते हैं सिकंदर चौधरी साहब, क्या कुछ मामला है? अगर हम खाली एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें, दिल्ली में तो बहुत जगह कार्रवाई चल रही है, मगर एक नई बात आई है बटला हाउस वालों की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग का बदला लिया जा रहा है। जो CA/NRC के खिलाफ जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था, एक लंबा प्रोटेस्ट चला, और पूरे ही मुल्क में जो अलग अलग प्रोटेस्ट चले उसे शाहीन बाग ही डायरेक्शन दे रहा था, तो उसकी सजा ये मिल रही है बटला हाउस वालों को। दरअसल क्या है, आप जो अभी का जिक्र कर रहे हैं, खसरा नंबर 279 का मुरादी रूट का, उसमें मसला ये हुआ कि इतनी हड़बड़बाजी में, जल्दबाजी में मतलब गलत मकानों पर, गलत खसरा नंबर पर भी नोटिस लगा दिए गए। ये कहाँ की जल्दबाजी थी और किसको खुश करने के लिए जल्दबाजी हो रही थी, ये समझ में नहीं आ रहा। अब जब लोग इंडिविजुअल कोर्ट गए तो वहां लोगों को स्टे भी मिला है अब सुनने के लिए। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अभी हमारे वकील साहब कह रहे थे कि सरकार को जो है एक विकास के लिए एक जमीन की जरूरत पड़ रही है, तो ये चीजें, जमीनें तो अभी बहुत खाली हैं दिल्ली के अंदर। अगर विकास की ही बात करते हैं तो उन जगहों को आबाद करें जहां पर पूरी जमीनें खाली पड़ी हैं, वहां पर और लोगों का भी फायदा होगा और सरकार का भी फायदा होगा। रही बात कि लीगल और इलीगल और लीगल का, तो देखिए अभी ये जो PM उदय योजना है उसके तहत आपको बताया जा रहा है, लेकिन दिल्ली में तो पंजाब एक्ट जो है, वकील साहब और बेहतर समझा पाएंगे आपको, पंजाब एक्ट जो है एक प्रोटेक्शन देता है आबादी को, जो आबादी पुरानी हो गई है। तो मुझे तो ये लगता है कि किसी को खुश करने के लिए और किसी को मतलब एक तरीके से फायदा पहुंचाने के लिए एजेंसियां काम कर रही हैं। अगर DDA को ही लिया जाए तो DDA के बहुत सारे फ्लैट और बहुत सारी सोसाइटियां दिल्ली में आपने देखी होंगी जहां पर लोगों ने एक्रूटमेंट कर लिया है, बाहर पे अपने मकानात बढ़ा लिए हैं। DDA वहां पर क्यों कार्रवाई नहीं करता है, ये सवाल है। फिर लोगों को लगता है कि कहीं इसमें इम्तियाजी सुलूक तो नहीं बरता जा रहा है, कहीं भेदभाव तो नहीं हो रहा है किसी कम्युनिटी के साथ। हालांकि दिल्ली में बहुत सारी ऐसी मतलब जो है वो झुग्गी झोपड़ियाँ थी, या बहुत सारे ऐसे इलाके थे, बहुत सारे ऐसे घर थे जिन्हें तोड़ा गया, और वो उसमें मतलब सभी धर्म के लोग थे वहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा कोई मोटे तौर पर भेदभाव देखने को नहीं मिला, ये सच्चाई है। मगर एडवोकेट शेख इमरान साहब, आप थोड़ा सा समझाइए इस पूरे मामले को। ये जो पिछले 8-10 साल में, 10-12 साल में ख़ास तौर से ये बुलडोज़र कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है, पहले भी होती थी मगर वो इक्का दुक्का कहीं, मगर अब ऐसा लगता है कि ये कुछ मतलब खुन्नस निकाली जा रही है और कुछ अलग तरीके से मतलब दिखती है ये बुलडोज़र कार्रवाई। और जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि मुसलमान जो है ख़ासतौर से बटला हाउस के, वो ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग का बदला लिया जा रहा है उनसे। क्या कुछ कहेंगे, क्या है ये असल में बुलडोज़र कार्रवाई है क्या? बात बटला हाउस की है जी, शाहीन बाग की है, दो अलग इशूज है। हाँ, शाहीन बाग के इशूज और NRC और CA उसके खिलाफ था। ये बटला हाउस का जो अभी इशूज आया है, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। बिल्कुल, उस जजमेंट जो पिटिशनर थी कोई हिंदू नहीं था, वो सुल्ताना शाहीन थी। हाँ, दूसरी पार्टी और कोई मिश्रा जी थे, और वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, उससे पहले हाई कोर्ट में आया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में वो डायरेक्शन डिमार्केशन का पहले से हो चुका है कि DDA का कुछ लैंड है जो 9 बीघा सम बिस्वा है, उसमें से 5 बीघा कुछ बिस्वा जो जमीन है, हाँ, और उसमें से कुछ DDA के पास है, कुछ सरकार के पास है। जो सरकार के पास है वो DDA के पास नहीं गया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। तो जो स्ट्रक्चर अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर है उनको डिमोलिश किया जाए। यानी वो लैंड UP इरिगेशन का है, ये उनका मालिकाना हक है, उस पे अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है उनके रिकॉर्ड के मुताबिक, उसमें मुस्लिम से शाहीन बाग से कोई मतलब नहीं। दूसरा है उसमें और जमीन है जो DDA के पास आ गया है, सरकार DDA को देती है, DDA डेवलप करती है, तो जो DDA के पास भी आ गया उसमें भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। अब वो उस कंस्ट्रक्शन को उसने
सुप्रीम कोर्ट इन्हें कहा कि डायरेक्ट जाकर डेमोलिश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 महीना की, आज से 7 मई का ऑर्डर है, 3 मंथ्स में उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कीजिए और एफिडेविट फाइल कीजिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो कीजिए। व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? कि किसी को कोई एक्शन लेने से पहले उसको नोटिस दीजिए कि वो किस अधिकार से कैसे उस घर में रह रहा है, चाहे उस लैंड पे रह रहा है, चाहे कैसे घर बनाया है, उसका ऑथराइज है अनऑथराइज है। उसको फॉलो करने के लिए जाब्ता सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर पास किया है। अब रहा डिमार्केशन का, कि डिमार्केशन कैसे हुआ, गलत हुआ, सही हुआ। अगर गलत हुआ है तो उसको लोग अपने लीगल राइट, अभी लोग गए हैं और स्टे मिला है, प्राइम एफएसआई ये लगना चाहिए है कि उनकी जमीन कुछ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन में नहीं पड़ती है, एग्जिस्ट नहीं करती है, उनको स्टे मिलेगा, उनको इंसाफ मिलेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट से ही इंसाफ मिल रहा है। अभी मेरे भाई खालिद रजा साहब ने एक बात, बहुत अच्छी बात कही है कि सरकार जो है वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए संविधान के मुताबिक, लेकिन सरकार चमत्कारी हो गई है, यानी कि कुछ सिनोनिम हो गया है। अगर बुलडोजर की बात कही तो पर्टिकुलर सरकार से हो गया है, यानी कि जल्दी से जल्दी ये अनलॉफुल एक्ट हुआ है, उसको बगैर कोई मौका ना दिया जाए, किसी अथॉरिटी के पास ना जाए, अपना हक ना जताए, कोर्ट ना जाए, कोर्ट से पहले स्टे लेकर उससे पहले उसको डिमोलिश कर लो। डिमोलिशन सिर्फ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का नहीं है, डिमोलिशन कुछ मुकदमे में मुजरिम बनाए गए, वो साबित भी नहीं हुए, उनके घर को भी डिमोलिश कर दिया है। तो ये जो तरीके, एक जमीन खाली कराने के लिए बुलडोजर चले, एक जो मुकदमे में नाम आ गया गलत और सही तरीके से, उनके घर भी तोड़ दिए गए। कुछ रिलीजियस इश्यूज भी आए कि वो मंदिर या चर्च, मंदिर को नहीं तो चर्च को और मस्जिद को तोड़ दिया गया। ये एक्सेसिव कहा जाता है, ये अत्याचार कहा जाता है सरकार की तरफ से। लेकिन इसकी इंसाफ की गुहार जो लगाई जाती है तो जुडिशरी से मिलता है, जब सुप्रीम कोर्ट से मिलता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट से मिलता है। ये जो ट्रायल कोर्ट के जजेज है जी, अभी जो इंसाफ मिला है, जो उनको स्टे मिला है, तो ट्रायल कोर्ट से ही मिला। अभी वेकेशन जज बैठे हैं, उन्होंने स्टे दिया है। तो हम नाउमीद ना हो, ठीक है, नाउमीद तो ना हो, लेकिन ये है कि अभी परेशानी में तो कुछ लोग आ गए हैं। और मगर सवाल ये है यहाँ पर, ठीक है सर, बिल्कुल सही, बहुत सारी चीज़ें आपने समझाई है, बहुत बारीकी में बातों को आपने समझाया है। जावेद आलम साहब, देखिए बहुत सारी बातें हैं और वो सवाल उठते हैं। सवाल ये भी उठता है कि भाई अगर इस तरीके से सरकार, चूँकि ज़मीनें तो सब जगह पड़ी हुई हैं, सरकारी ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, बहुत सारी जगहों पर कब्जे हुए हैं, ये भी सच्चाई है। तो अगर सरकार अपना हक नहीं जताएगी किसी ज़मीन पर, या जहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है उसके खिलाफ वो कदम नहीं उठाएगी, तो फिर किसी भी ज़मीन पर कब्ज़ा हो सकता है। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि अगर कोई सरकारी ज़मीन है तो उस ज़मीन के कागजात कैसे बन गए और उस ज़मीन पर कंस्ट्रक्शन कैसे हो गया, उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट जो हैं वो इन्वॉल्व थे। चूँकि बिना पुलिस के, बिना प्रशासन के और बिना नगर निगम या दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी मिली भगत के या उनकी इजाज़त के बगैर ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। तो अल्टीमेटली उनका क्या, फिर उन्हें कैसे सज़ा मिले? चूँकि यहाँ तो अब उसी आदमी को सज़ा मिलेगी जिसने ख़रीदा है, वो उसके पास तो सारे कागज़ हैं, मगर उससे पहले जो कुछ भी हुआ उसके पीछे का जो घालमेल है उसको कैसे समझा जाए? मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा, जो मेरा पहले का जो वक्तव्य था, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि सरकार ये कहती है कि मुझे विकास के लिए लैंड चाहिए, और वो लैंड की डिमार्केशन के लिए बुलडोजर की प्रक्रिया को अडॉप्ट करती है, फिर वो जमीनों को इलीगल करने की तरीकेकार को अपनाती है। दो बेस्ट एग्जाम्पल है एनसीआर में। एक अभी जो आपने अभी सवाल किया कि जिन्होंने बेचा, जिन्होंने बनाया, जिन्होंने उस पूरे प्रक्रिया में शामिल रहे, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? तो आप देखेंगे कि सुपरनोवा सुपर ट्रूथ का एक प्रोजेक्ट था ग्रेटर नोएडा में 1.5 साल हुआ। वहां पे जब हाई कोर्ट ने फ्रेम किया, सुप्रीम कोर्ट ने, तो तमाम अथॉरिटी के अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, ठेकेदार और जिन जिन लोगों ने क्लियरेंस किया था सब पे कार्रवाई हुई, सजा हुई, रिकवरी तक की बात हुई। अब यहाँ पे सबमिशन ये है कि जो हमारे लीगल एक्टिविस्ट हैं, जो लीगल कारगुजारी को अंजाम दे रहे हैं, इनमें किसी भी तरह का होमवर्क की कमी दिखती है। मिसाल के तौर पे कि अगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना है, उसके रिकवरी की बात होनी है,
अगर कानून ये कह रहा है कि आप 12 साल तक अगर किसी भी जमीन सरकारी या प्राइवेट पे रहते हैं तो आपका एक पोजीशन, एडवर्स पोजीशन बनता है। इन तमाम चीजों को अगर रोशनी में देखेंगे तो जब सरकार 15 दिन की नोटिस देती है तो लोगों के पास वक्त कम होता है और उसके बाद डायलॉग के जो प्रक्रिया है बंद हो जाती है। मिसाल के तौर पे कोर्ट ने कहा कि आप डीडीए से बात करिए, कभी आरडब्ल्यूए या चुने हुए लोग नहीं बात करते हैं। जिस बात का फोकस मुरादी रोड और बटला हाउस में है, हम लोगों का भी वक्त गुजरा है बहुत अच्छा खासा वहां पे। हम लोगों के भी जमाने में देखा गया है तमाम इलीगल प्रक्रिया तरीके से वहां पे चीजें बनाई गई हैं और तमाम वो जमीनें जो है स्टेट गवर्नमेंट की हैं, नोएडा से लेके यहाँ तक है। लीडर जो अभी के दौर में 2-3 महीने में अगर आप देखेंगे, वो वक्त की प्रॉपर्टी हो या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, सरकार इतनी एग्रेसिव है और खासतौर से बीजेपी रोल्ड स्टेट में कि आपको किसी तरह की मोहलत नहीं देती है। क्या सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए आदेश को स्टेट गवर्नमेंट कंप्लायंस कर रही है? तो जवाब है नहीं। उत्तर प्रदेश के केस में, कुशीनगर में और इंदौर के केस में एक डॉक्टर के घर को बुलडोज किया जाता है, उसके पास सारे जरूरी कागजात होते हैं। तो जो हमारी कोर्ट है, अदलिया है, वो उसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लेती हैं और जो कि अख्तियार अदालत को है। तो जो 3 लेयर पे जो काम होता है मुल्क में, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, ये एक तरह से खत्म सा हो गया है। सरकार जो है इन दोनों को अपने पॉकेट में लेके चलती है। अब रही बात जुडिशरी, तो जो मुझे ये लगता है, जो मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि क्या हम तमाम उन केसेस को उस तरह से देखते हैं जो पूरे मुल्क में एक तरीकेकार अपनाया गया है। इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने, इंदौर के हाई कोर्ट ने, तमाम कोर्ट ने बुलडोजर के खिलाफ सख्त ऑर्डर पास किया है। क्या इस पे कहीं कार्रवाई की बात की जाती है कि सरकार फेल है? सरकार अगर वेलफेयर स्टेट है, अगर फेल है तो इस पे लगाम कौन लगाएगा? इस पे लगाम लगाने के लिए कोर्ट के कंप्लायंस की बात है। इसके सारे की समस्या का समाधान राजनीतिक है। मैं समझता हूँ कि राजनीतिक है। हाँ, मतलब और राजनीति के आगे अदालतें भी फेल हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर राजनीति करनी है उन पार्टियों को, जो रूलिंग पार्टियां हैं, जिनकी हुकूमतें चल रही हैं अलग अलग सूबों में, फिर वो परवाह नहीं करती कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है और हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है। जो उन्हें करना है वो अपने हिसाब से करती हैं। आप ये कह रहे हैं, बात तो बिल्कुल सही है। जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं या जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, जो तस्वीरें सामने आती हैं, उससे तो बिल्कुल यही लगता है। डॉक्टर खालिद रज़ा खान साहब, देखिए, जैसे ये भी बात हुई अभी, इनसे भी सवाल यही किया था जावेद साहब से, आप इसको कैसे देखते हैं? चूँकि मिली भगत तो सबकी होती है, सब अपना अपना हिस्सा ले करके चले गए। किसी का ट्रांसफ़र हो गया, कोई रिटायर हो गया, और जो ठेकेदार था जिसने वो मकान बनाया, ठीक है साहब, वो भी जो है कहीं और अपना शिफ्ट हो गए, चले गए। वो सब मज़े में है। पीस कौन रहा है, परेशान कौन हो रहा है? एंड यूज़र, जिसने वो ख़रीदा था। अच्छा, उसके पास सारे कागज़ हैं। अब जैसे कह रहे थे जावेद साहब, सिर्फ 15 दिन का वक्त दिया जाता है। 15 दिन जो है वो बहुत कम है इस तरह के मामलों के लिए। तो उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि जो इन्वॉल्व थे पूरे प्रोसेस में, जिन्होंने पैसा खाया, उनका क्या, उन्हें कैसे सजा मिले? क्योंकि सजा तो यहाँ एंड यूजर को मिल रही है। अब देखिए, हमेशा तमाम केसेस में ऐसा ही होता रहा है। एक छोटी सी मिसाल मैं ये दूंगा कि दहशतगर्दी के इल्जाम में अगर कोई नौजवान पकड़ा जाता है, 15 या 20 साल जेल में काटने के बाद वो आता है और अदालत उसको बाइज्जत बरी करता है। तो उसको जेल में पहुंचाने से लेकर के उस 20 साल तक के प्रोसेस में जिसने उसको टॉर्चर किया और जिसने उसको जेल पहुंचाया झूठे इल्जाम में, क्या कोर्ट उसको सजा देती है? कोर्ट को सुओ मोटो वो भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि जब किसी को बाइज्जत बरी कर रही है 20 साल के बाद, तो साइमल्टेनियसली उसी वक्त उन तमाम लोगों को आइडेंटिफाई करके, उन तमाम पुलिस वालों को और तमाम जो ओहदेदारान हैं, जो तमाम जो एग्जीक्यूटिव के लोग हैं जिन्होंने उसको फंसाया झूठे इल्जाम में, और जिन जिन लोगों ने टॉर्चर किया इस पूरे प्रोसेस में, उन तमाम लोगों को साथ में सजा सुनानी चाहिए इक्वली। उसके लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं होना चाहिए कि बाद में कोई इसको कोई केस करे, कोई रिट पिटीशन डाले, क्योंकि वो शख्स इतना टूट चुका होता है कि वो उसको दोबारा फिर वो कोर्ट का रुख करना नहीं चाहता। उसी तरह से इन तमाम मामलात में, जमीन के मामलात में, किसी के पोजीशन के मामलात में, जमीन के पोजीशन के मामलात में, जो बीच के लोग हैं, बिचौलिए हैं, जिन्होंने गलत तरीके से जमीन के कागजात बनाए, जाली कागजात बनाए या कब्जा करके बनाया, तो जब कब्जा करके बना है तो यकीनी तौर पर जाली कागजात बनेंगे।
जी। फिर वो बिल्डर, उन तमाम लोगों को, अगर एंड यूजर को अगर सजा मिल रही है, कोर्ट उनको वैकेट करने को कह रहा है, कोर्ट उनके लिए नोटिस जारी करवा रहा है, तो साथ में कोर्ट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन तमाम लोगों के खिलाफ जो ट्रेल पेपर है, जो सिलसिलेवार जो कागजात हैं, में जिन जिन लोगों का नाम मेंशन है ट्रांसफर करने में, उन तमाम को भी सजा मिलनी चाहिए, तभी ये इंसाफ मुकम्मल इंसाफ हुआ। और ये हमेशा इंसाफ हुआ कि एक यूजर को सजा देना, उसको मकान खाली करवा देना, उस जमीन से निकालना, वो अक्सर लोग गरीब होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, पूरी जिंदगी कमाई जमा करके एक मकान और एक फ्लैट बना पाते हैं, में उनको सजा देना ये सिर्फ मसले का हल नहीं है। अदालत को ये भी अगर मानवीय होगी, मुझे लग रहा है मानवीय बुनियाद पर भी अगर फैसला करेगी तो उन लोगों को सजा का भी प्रावधान रखेगी उसमें, ये मेरा कहना है। वकील साहब से थोड़ा समझेंगे इस तरह के मामलों को। शेख इमरान साहब, जैसे मैंने जिक्र किया, सवाल आपने सुना ही होगा कि भाई इन्वॉल्व तो तमाम लोग रहते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उनके लोग जो है वो रहते हैं, सब पैसा जो है वो उनके पास जाता है, ये सच्चाई है। और ये हर इलाके की मतलब कमोबेश यही हालात हैं, कहीं नक्शा पास कराने का पैसा, अच्छा पता रहता उन्हें भी कि ये इलीगल ज़मीन है, ठीक है साहब, ऐसा नहीं है कि वो जानकारी उनकी मतलब उनकी जानकारी में नहीं रहता, सबको पता है, पुलिस को भी पता है, इसी बात के वो पैसे लेते भी हैं, मगर सज़ा फिर एंड यूज़र को मिलती है। ये पूरा मामला, इसको आप कैसे देखते हैं? और मतलब जो एंड यूज़र है वो क्या करेगा? और 15 दिन वाला भी मामला है कि कोर्ट जो है वो ज़्यादातर मामलों में वो 15 दिन का ही मतलब वक्त देता है, जो नोटिस चिपकाया जाता है उसमें 15 दिन का ही वक्त होता है। बिल्डर एंड डेवलपर जी, इस इलाके में जो पर्टिकुलर जो बटला हाउस की बात कर रहे हैं, तो जो लोग प्लॉट साइज है 50 गज, 100 गज, 200 गज का लेते हैं, और ये 100 गज, 50 गज, 200 गज का सेल डीड नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नहीं होता, लोग पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाते हैं 100-200 रुपए। उस प्रॉपर्टी के टाइटल किसके पास है, लोग ये भी वेरीफाई नहीं करते। जो बेचता है लैंड ऑनर बता दिया जाता है, खाता खेसरा नंबर कोई और चढ़ा दिया जाएगा, लोकेशन कोई और दिखा दिया जाएगा, एक एक जमीन 2-2 से बेच दिया जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये, अगर आप कोई चीज खरीदने जाते हैं, कोई गाड़ी लेने जाते हैं, या कोई आप टीवी फ्रिज खरीदने जाते हैं, तो उसको देखते हैं कि कौन से कंपनी के, कहाँ से बन के आया है, कि कौन सा मॉडल है। बिल्कुल। आप ये जमीन खरीदते जाते हैं, यहाँ के लोग या गरीब लोग कहिए या एजुकेटेड नहीं है, या हम सबकी जिम्मेदारी है उनको बताएं। एक मैक्सिम है, बायर्स बी अवेयर, जो खरीदता है उसको होशियारी होनी चाहिए, वो क्या खरीद रहा है और कैसे खरीद रहा है। ये जो पावर ऑफ अटॉर्नी का सिंपली एग्रीमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इसे कोई ऑनरशिप नहीं आता। नहीं वो तो अच्छा ठीक है, आप एक प्लॉट की बात कर रहे हैं, उस प्लॉट पर अगर फ्लैट्स बने हुए हैं, 10 फ्लैट बने हैं किसी प्लॉट पर, वो तो एक प्लॉट खरीदने नहीं गया, वो तो फ्लैट खरीदने गया है, तो उस फ्लैट की कैसे वो करेगा कि भाई ये जमीन है कि नहीं है, और वो जमीन के कागज कैसे निकलवाएगा? देखिए, आपके सवाल पर मैं आ रहा हूँ। अगर ये प्रॉपर डेवलपमेंट होता, बहुत सारा आपने देखा होगा कि एक बीघे की रजिस्ट्री होती है, 1000 गज की रजिस्ट्री होती है, कोई एक आदमी 1000 गज की रजिस्ट्री कराई होती है, तो मालूम होता कि ये मालिक है, और उससे ये छोटे 100 गज 200 गज खरीद रहे हैं, प्रॉपर डेवलपमेंट हुआ होगा। ये मानसिकता एक तो बनाने वाले की, बेचने वाले की। बात सही है, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन स्टैंडिंग ऑर्डर है कि पुलिस वाले कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है होने नहीं देंगे, एमसीडी वाले हैं कोई अगर हो रहा है तो कोशिश करेंगे, लेकिन जो एंड यूजर की बात कर रहे हैं वो तो चाहता है किसी भी तरह से, हमने बहुत मुश्किल से 5 लाख 10 लाख 20 लाख इकट्ठा किया है, हमारे घर पे छत हो जाए। उस घर पे छत होने की उस जो डिस्पेरेट है उसको जरूरत है, उससे वो घर खरीद लेता है, ये मान की जेन्युइन है। रही बात कंस्ट्रक्शन की, 2014 जनवरी तक जो भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं तो इलीगल हुए, वो सब प्रोटेक्टेड है। अब ये पुलिस की और या एमसीडी की या जो बेच के चला गया, इसमें बहुत बड़ा, अगर एक आदमी को भी, बात सही है, उन्होंने कहा, खालिद रजा साहब ने यहाँ भी कहा है कि अगर एक आदमी को भी पकड़ के फाइंड आउट करके कि बेचा कौन, घर बना कैसे, एक आदमी की सजा हो जाए तो मिसाल कायम हो जाए, 2 आदमी की सजा तो मिसाल कायम हो, ताकि डिटरेंट हो, आगे कोई चीज इसको रिपीट ना करे। इसलिए कि इसमें न जाने कितने घर वाले सफर करेंगे अगर न बच पाया तो। अगर या तो इस लैंड को पीएम उदय में भी जो बचा है, कुछ तो है, पीएम उदय में भी सरकार की लैंड है, सरकार ने डीडी को दिया है, गवर्नमेंट की है, और यहाँ डेवलप कुछ प्रोजेक्ट करने का तो अभी नहीं है, तो पीएम उदय करके इसको बचाया जा सकता है।
लेकिन जो गलती किया है, जो चीटिंग किया है, जो फ्रॉड करके चला गया, उसको भी फाइंड आउट करके सजा करना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा सिकंदर चौधरी साहब, ये बातें, इस बातों पे काम करने चाहिए। ठीक है सिकंदर चौधरी साहब, देखिए किसी भी इलाके में चले जाइए जहाँ पर लोग 20-30 साल से रह रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, बिजली का बिल भी आ रहा है उनके पास, यानी बिजली कनेक्शन भी है, पानी का भी कनेक्शन है। अगर वहाँ पर पानी की लाइन जा रही है सरकारी, तो पानी का कनेक्शन भी होता है। अब तो गैस पाइपलाइन भी जा रही है, टेलीफोन के कनेक्शन होते थे अलग अलग जगह, BSNL या MTNL के, डिपेंड करता है कि किस इलाके में या किस जगह घर है। ठीक है साहब। दूसरा फिर राशन कार्ड भी बने हुए हैं, वोटर ID भी है, और आपका आधार कार्ड भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तमाम तरह के कागज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, और मकान फिर भी इलीगल। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? चूंकि मतलब आदमी कौन से कागज़ को लेकर के आए, कहाँ से कागज़ लेकर के आए? फिर देखिए, मैं तो सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ, मेरे अगर आप नजरिए से मैं अपना नजरिया बताऊं तो दिल्ली पूरी अनऑथराइज्ड है। अगर देखा जाए दिल्ली पूरी अनऑथराइज्ड है। जो कॉलोनियां इन्होंने रेगुलाइज कर दी वो गवर्नमेंट की नजर में रेगुलाइज हो गई। बाकी जो कॉलोनियां जिनको इन्होंने राम भरोसे छोड़ा हुआ है। वकील साहब आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। सिकंदर साहब बात पूरी कर लें। हाँ सिकंदर साहब, दरअसल क्या है, इन्होंने राम भरोसे जो कॉलोनियों को छोड़ दिया है। मैं तो सबसे पहला एक चीज जो आपने सवाल उठाए, उन्हीं सवालों को मैं दोहराता हूँ। ये जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स के आपने कहे, आधार कार्ड, वोटर ID, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये कोई बिजली कनेक्शन नहीं बनाए जाते हैं। बिजली कनेक्शन और ये जो दे रही है सरकार दे रही है। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार के अंदर आज की डेट में कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट में बैठे हुए हैं, वो लोग भी वोट मांगने उन्हीं कॉलोनियों में जाते हैं और उन लोगों के वोट पे ही अपने MLA लीगल कैसे हो गई? सही है, बिल्कुल सही है। फिर अगर वकील साहब कुछ कह रहे थे? हाँ सही है बात आपकी। अगर जो है इन लोगों को अनऑथराइज्ड लैंड नजर आ रहा है अब, और अब ये प्रशासन DDA MCD आके बिल्डोजर लेके इनके सरों पर चढ़ रही है, तो इनसे ये पूछना चाहिए, जो वोट आपने लिए ये वोट भी आप ये भी इलीगल हुए, फिर उनको भी जीत में से कम कर दीजिए। सही सवाल है आपका, बिल्कुल सही। इमरान साहब कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो आपने सारी चीज बताए, बिजली पानी बेसिक नेसेसिटी है, जहाँ भी आदमी रहेगा तो शेल्टर होगा, वहाँ बिजली पानी मिलेंगे, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और बिजली पानी होने से हमें टाइटल नहीं आते। हमने कहा एग्रीमेंट होने, बहुत सारे जजमेंट है, एग्रीमेंट होने से भी नहीं आते। अब कहिए कि वहां रह रहे हैं, आपका है कि वहां रह रहे हैं 20 साल से, हमारा मालिकाना हक हो जाए। 30 साल तक सरकार के जमीन पर 30 ईयर्स तक हुआ, सरकार ने उसको खाली नहीं कराया। तो आप नहीं, मेरा सवाल यहाँ देखिए वकील साहब, देखिए बात बिल्कुल ठीक है आपकी। मेरा देखिए कोऑर्डिनेशन की भी बात है। इसका मतलब ये है कि जो डिपार्टमेंट आधार कार्ड जारी कर रहा है उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है DDA के साथ। इसका मतलब ये है कि जो राशन कार्ड दे रहा है, राशन कार्ड जारी कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं है DDA के साथ। तो ऐसी ज़मीनों पर जिन पर कब्जा हो गया, उन पर बनने वाले मकानों के लिए ये पाबंदी लगा दी जाए कि किसी को बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा, किसी का पासपोर्ट उस एड्रेस पर नहीं बनेगा, किसी को पानी का कनेक्शन नहीं मिलेगा, किसी को राशन कार्ड नहीं मिलेगा। तो अगर ये कोऑर्डिनेशन हो, ये पूरा सिस्टम हो, तो शायद फिर इस तरह के कब्जे ही ना हो। और जब कब्जे नहीं होंगे तो फिर ये नौबत नहीं आएगी कि बुलडोजर चलाना पड़ेगा और फिर हमें इस तरह की डिबेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, अगर इस एजेंडा पे काम होगा तो ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा। एक आदमी कहीं रोड पर बैठा है तो उसको भी नहीं हटाया जा सकता विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। पगडंडी पर भी बैठा है, कोई पान की दुकान बेच रहा है, जूता पॉलिश कर रहा है, तो उसको भी नहीं हटाया जा सकता विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, वो तो शेल्टर है, उससे इसको कनेक्ट नहीं किया जा सकता। आपने कहा क्या हो, वो कर दिया जाए तो उनको बाकी लोगों को ना मिलेगा, लोग खरीदेंगे नहीं, ऐसी अवेयर रहेंगे। लेकिन अगर वो मिल गया तो उसे अधिकार क्रिएट हो गया, ऐसा नहीं है। सारे अगर ऐसे नहीं दिए जाएंगे तो ह्यूमन राइट ऑफ लाइफ का ये वायलेशन होगा, हमारे जो संविधान में मिला हुआ है। ठीक है, जावेद साहब आप इसे कैसे देखते हैं? सरकारी जमीन पर है तो उनको रिहेबिलिटेशन का प्लान होता है। ठीक है, जावेद साहब आप इस मसले को कैसे देखते हैं कि भाई अगर कोई जमीन इलीगल है, सरकार को देखिए अचानक पता नहीं चलता कि सरकार के लोग सुबह उठे और उन्हें अचानक जो है रात को ख्वाब आया और उस ख्वाब की ताबीर ये थी कि वाकई ज़मीन का ये एक हिस्सा है, ये एक टुकड़ा है, फला इलाके में इस पर कब्जा हो गया। तो कब्जे का तो पहले से पता होता है हुकूमत को, और सरकार के डिपार्टमेंट है सारे अलग अलग। मेरा सवाल ये था कि अगर सबके बीच कोऑर्डिनेशन हो, DDA सबको इस बात के लिए पाबंद कर दे कि किसी को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, ये इलीगल मकान है, चूंकि कल टूटना है वो, उसको राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह का कुछ प्रावधान हो, इस तरह का कोऑर्डिनेशन हो, इस तरह का सिस्टम हो या व्यवस्था हो,
तो शायद फिर ये इलीगल कब्जों की शिकायतें भी कम होंगी और बुलडोजर की शिकायतें भी फिर कम हो जाएंगी खुद ब खुद ही। देखिए, इसको अगर आप समझें बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से जी, तो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, हम सोल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं। ये अभी 6 महीना कबल उत्तर प्रदेश में 2 ऐसी कॉलोनी थी, एक पंतनगर और एक आदिल नगर गालबन उसका नाम था जी, और दूसरी कॉलोनी जो थी अकबर नगर। अकबर नगर का केस बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मुरादी रोड के खसरा नंबर पे गवर्नमेंट का दावा है जी। लेकिन तमाम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात को सरकार न मानते हुए वहां पे एक सफारी लायन पार्क बनाने के लिए 1400 घरों को बुलडोज किया, जिसमें 80% ज्यादा मुसलमान थे और तकरीबन गैर मुस्लिम भी थे और बड़ी बड़ी दुकानें थी। ठीक उसी के एक नाला है, उस नाले के दूसरे तरफ ये 2 कॉलोनी बसी थी। जब इन पे भी चस्पा हुआ तो वहां के लोगों को ये समझ में आया कि लड़ाई कोर्ट और पॉलिटिकल चीजों से बात न बन के सरकार से बात किया जाए। तो जो पंतनगर कॉलोनी के जिम्मेदार लोग थे, RWA के लोग थे और आदिल नगर या रहीम नगर के जो लोग थे, इन लोगों ने साझा तौर से जब मुख्यमंत्री से बात किया, सरकार के जिम्मेदार लोगों से बात किया, राजनाथ सिंह से बात किया, तो उसका बुलडोज करने की प्रक्रिया को रोक दी गई। जब तक इस बात को आप नहीं समझेंगे कि बुलडोजर जो है एक पॉलिटिकल टूल है और इसका कानून से कोई लेना देना नहीं है। 1857 के बाद आप देखेंगे कि जितने विद्रोही थे मुल्क के, वो हिंदू या मुसलमान हो, जिसने भी अंग्रेज की मुखालफत किया, उनका जमीन को सीज कर लिया जाता था और क्या कहा जाता था, क्वींसलैंड। बुलडोज की प्रक्रिया नहीं थी। लब आजादी के बाद यानी 2014 के बाद नए भारत में बुलडोज का इजाद हुआ, बुलडोजर का इजाद हुआ। ये किसी भी कानून को नहीं मानता, ये किसी भी प्रक्रिया को नहीं मानता और किसी भी मास्टर प्लान को नहीं मानता। ये खुद अपने दिशा को तय करता है। इसका इलाज सिंपल ये है कि किसी भी शहरवासी को ओनरशिप करने की तरीकेकार अलग है और कागज, आधार कार्ड, राशन कार्ड ये हासिल करना, जैसा कि वकील साहब ने कहा, ये ओनरशिप नहीं हो सकता। जिस इलाके में आप रहते हैं MCD है, सिर्फ NDMC के पास ही ओनरशिप है। तमाम लोग लीज पे रहते हैं, कोई 49 साल पे है जिसका प्योर कागज है, जिसकी रजिस्ट्री है, और कुछ लोग 99 साल पे भी रहते हैं। आप कह रहे हैं कि वैसा मुमकिन नहीं है कि कोई एक अथॉरिटी बाकी को ये पाबंद कर दे कि आप ऐसा नहीं करें, कोई कागज जारी ना करें। आप कह रहे हैं इसकी पॉसिबिलिटी 0 है, ना के बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता। सरकार का जो अगला कदम है वो यही है कि डिजिटल प्रक्रिया से एक गति शक्ति नाम का प्रोजेक्ट है पूरे देश में, उसकी पूरी तरह से डिजिटाइजेशन होगी। रेवेन्यू रिकॉर्ड को मैच किया जाएगा, सबके टाइटल को मैच किया जाएगा। जो एक बिल आ रही है 2025 जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की बात है, ये कब अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन विकास की बात तो होती है, ये तमाम करप्शन के भेंट चढ़ जाता है। जब तक की प्रक्रिया अमल में आएगी, वैसे मुरादी रोड में बुलडोजर की प्रक्रिया, झुग्गियों की बुलडोजर की प्रक्रिया, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक इसको टूल बना के और डॉक्टर खालिद रजा सही है, ठीक है जावेद साहब, बात सही है आपकी कि सियासत जो है वो सबके ऊपर हावी है, यही सच्चाई है। और इस सच्चाई को जितना जल्द एक्सेप्ट कर लिया जाए, समझ लिया जाए, मान लिया जाए, उतना ही ठीक रहेगा तमाम लोगों के लिए। डॉक्टर खालिद रजा खान साहब, यही सियासत है जिसकी वजह से दिल्ली की बात अगर हम करें, 25 साल से तकरीबन ये बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं हो रही थी, या इन झुग्गियों को नहीं तोड़ा गया था, या मकानों को नोटिस नहीं मिले थे। 15 साल जो है बचाया शीला दीक्षित की हुकूमत ने, और अब 10-11 साल जो है बचाया वो आम आदमी पार्टी की हुकूमत ने। सियासत बदली, हुकूमत बदली, सिस्टम बदल गया और अचानक पता चला कि ये इलीगल है, अचानक बुलडोज़र सामने आ गया। यानी आखिरी सच्चाई सियासत ही है। ये सियासत को कितना जिम्मेदार मानते हैं, और वो पार्टियां जो 25 साल से अलग अलग वक्त में, किसी ने 15 साल, किसी ने 10-11 साल जो है इस पर कार्रवाई नहीं की या इलीगल को लीगल नहीं किया, कर सकती थी वो, चाहती। बहुत सारी हुकूमतें जो हैं वो हज़ारों करोड़ का लोन माफ़ करती हैं बहुत सारे लोगों का, तो बहुत सारी कॉलोनीज अनऑथराइज को ऑथराइज भी करती है, ये भी होता है। तो क्या ये हुकूमतें, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, ये लीगल नहीं कर सकती थी? तो सज़ा जो है, फिर वही बात है कि सज़ा तो एंड यूज़र को ही मिलनी है। अगर वो सही टाइम पर सही कदम उठा लेते तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते उनको आज। इस बात की सच्चाई से किसी को इनकार नहीं करना चाहिए कि ये सियासत ही है जो तमाम चीजें हमारी जिंदगी में
हम क्या खाएंगे अपने डाइनिंग टेबल पर, और हम क्या, हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे, और स्टेट की पॉलिसी क्या होगी, ये तमाम चीजें सियासत से ड्राइव होती हैं। इस बात को सबको मान लेना चाहिए, चाहे वो सियासत में इंटरेस्ट रखता हो या न रखता हो। तो अगर हम देखें कि आज की हुकूमत जो है, नई हुकूमत जो दिल्ली में आई है, उसने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी। 25 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, शीला दीक्षित की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, उसका क्या। तो अगर हम दिल्ली वासियों की नजर से देखें तो हमेशा हर सरकारें अपने इलेक्शन आने के पहले ये वादा जरूर करती थी कि दिल्ली में उस वक्त 1500 से ज्यादा जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं, उनको ऑथराइज किया जाएगा, उनके लिए सर्वे करवाना, उनके लिए कुछ चीजें, कुछ सर्वे ऑथराइज करने से के प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ फैसिलिटीज का प्रोवाइड करना, जैसे सीवर लाइन, पानी के लाइंस का की फैसिलिटी दिया जाना। इन तमाम फैसिलिटी को देकर बस छल दिया गया। उसके बाद कागज पर ये कार्रवाई कभी नहीं। एक बार 2019 में याद है कि केंद्र सरकार ने ऐसा वादा किया कि हम दिल्ली की सरकार के साथ मिलकर, फिर दोनों में खींचतान शुरू हुई कि हम ये प्रोविजन ला रहे हैं, हम ये ऐसा प्रावधान लाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली की जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां हैं उन सबको ऑथराइज कर दिया जाएगा। लेकिन ये बातें सिर्फ बातों तक रह जाती हैं, और इसमें फिर वही सियासत जिसकी बात आप कर रहे हैं, इस पर सियासत हावी होती है। इसको कितना सियासी फायदा मिलना है इससे, फिर मामला उस पर तय होने लगता है, वहीं पर आकर रुक जाता है। अगर बहुत ज्यादा सियासी फायदा दिख रहा है तो बात कुछ आगे बढ़ती है, अगर सियासी फायदा ज्यादा नहीं है और उलझा कर रखना है जनता को, उसको आगे फिर प्रोमिसेस की बुनियाद पर वोट लेना है, तो फिर वही सियासत के जरिए उसका वो खेल बिगाड़ दिया जाता है। तो कुल मिलाकर सियासत ही हो। गुज़श्ता 25-30 सालों से हम भी दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली वालों को देख रहे हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को देख रहे हैं। हमेशा सियासी पार्टियों ने, हुकूमत किसकी भी रही हो, सियासत से ही छला गया है दिल्ली के तमाम वासियों को, जो खासतौर से जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में रहते हैं। छलती सियासत ही है, और एंड यूज़र फिर परेशान होता है। बात मैं बार बार एंड यूज़र की कर रहा हूँ, क्योंकि जितने भी लोग थे वो मलाई चाट करके या खा करके, मलाई समेट करके निकल लिए पहले ही अलग अलग जगह। बहुत सारे लोगों के ट्रांसफ़र हो गए होंगे, बहुत सारे रिटायर हो चुके होंगे। और बात ये भी होती है कि भाई आपने, चूँकि ये भी बात, इस तरह की भी बात आ रही है सामने सिकंदर चौधरी साहब की, एक तबका, पर्टिकुलर तबका, और शिकायत ज़्यादा उन्हीं की है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, आप गुजरात की बात कर लो, आसाम की बात कर लो, या फिर उत्तराखंड की बात कर लो। बहुत सारे ऐसे सूबे हैं जहाँ पर ये शिकायतें आती हैं उनकी तरफ से कि उन्हें मुसलमान होने के नाम पर ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि चूँकि वोटिंग पैटर्न उनका ऐसा रहता है, इंतखाबात के वक्त, इलेक्शन के वक्त, वो एक पर्टिकुलर पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो पूरी खुन्नस निकालते हैं और एक पार्टी को हराने के लिए वोट करते हैं, ठीक है। और फिर वो पार्टी जब पावर में आती है तो फिर वो अपनी ताकत दिखाती है कि देखिए हमारी ताकत क्या है। तो क्या ये वही सज़ा भुगती जा रही है, वही सज़ा भुगत रहे हैं लोग? देखिए, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है कि ये सरकार जो है बदले की भावना से काम करती है। और जहां पर ये डबल इंजन की है, वहां तो और भी ज्यादा ये डबल नफरत से काम करती है। जहां से इसको वोट हासिल नहीं होते, इसे पता है आज की डेट में बहुत आसान है कि ये समझना कि हमें वोट कहाँ से हासिल हुए, कहाँ से नहीं हासिल हुए। ये वही कार्रवाई करती है जहां से इनको वोट हासिल नहीं हुए। जबकि अगर हिंदुस्तान का संविधान देखें तो जब इलेक्शंस होते हैं तो जब एक पार्टी का नुमाइंदा एक पार्टी का होता है, लेकिन जब जीत जाता है तो वो एक पूरी अवाम का एक नुमाइंदा होता है, अवाम का एक मंत्री होता है, अवाम का एक चीफ मिनिस्टर होता है, अवाम का प्राइम मिनिस्टर होता है। लेकिन इन जो भी सरकार, अब मौजूदा सरकार जिसका अभी ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं 2014 के बाद से, इसका तो यही है, इनके पास दो चश्मे हैं। एक चश्मा ये उनको देखते हैं, उनको जो लोगों से नफरत करते हैं। अब जिनसे नफरत करते हैं ये जग जाहिर है कि ये किनसे नफरत करते हैं। ये पिछड़ों से, दलित से, इनसे और अल्पसंख्यकों से, जो भी एक हमारा एक नजरिया है कि ये नफरत की कार्रवाई है। वरना अदरवाइज चिन्हित कर कोई भी एक चीज नहीं करता है। आप अगर कार्रवाई करें तो सब पर सबके खिलाफ बराबर कार्रवाई हो तो फिर बहुत सारे सवाल नहीं उठते। बिल्कुल ठीक है। एडवोकेट शेख इमरान साहब, एक सवाल यहाँ पर और है, वो ये कि अगर सारा काम पॉलिटिकल पार्टियाँ करेंगी, सरकारें कर लेंगी, सारा इंसाफ का काम, सारी कार्रवाई जो है वो प्रशासन और पुलिस करेगा, तो फिर अदालतें क्या करेंगी? और ये अदालत इस बात को कह चुकी है, डायरेक्शन दे चुकी है सुप्रीम कोर्ट
कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना, मगर उसके बावजूद भी तमाम बातें होती हैं। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये शिकवे शिकायतें अपनी जगह हैं, और जैसे जावेद साहब भी कह रहे थे कि हम यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा क्या है कि प्रॉब्लम के अलग अलग पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या, क्यों, वजह क्या है असल। तो वजह ये भी सामने नज़र आती है कि आप जब कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई मकान, दुकान या कोई घर खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, तो उसके जितने भी मतलब जो डिपार्टमेंट्स से उसके बारे में सही जानकारी हासिल करनी चाहिए, या कौर करने के जो तौर तरीके हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो नहीं करते। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब दूसरे ने खरीदी है तो मुझे भी क्या नुकसान है, मैं भी खरीद लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम डिस्कस ये करेंगे कि क्या कुछ तौर तरीके होने चाहिए, कैसे बुलडोज़र कार्रवाई से बचा जाए। और उसके लिए जाहिर तौर पर जब आप खरीदें तो लीगल चीज़ खरीदें, कोई मतलब इलीगल ना खरीदें, कोई दूसरे की ज़मीन, कब्जाई हुई ज़मीन ना खरीदें, सरकारी ज़मीन ना खरीदें। तो क्या कुछ तौर तरीके हो सकते हैं वकील साहब? तौर तरीके ये कि सबसे पहले एक खतौनी होता है, हाँ। रिवेन्यू रिकॉर्ड होता है, उस रिवेन्यू रिकॉर्ड को जरूर चेक करना चाहिए। बिल्कुल। या बेचने वाला बहुत जल्दीबाजी में होता है, खरीदने वाला भी जल्दीबाजी में होता है, वो इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देता है। या जो पावर ऑफ अटॉर्नी का चेन है उससे कनेक्टेड है, और इस करने के लिए इस इलाके में लोगों का एजुकेट करना, ये सब एनजीओ का काम है। अफ्रीका में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो वहां पर यह था कि सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी है वो एनजीओ की है, यानी कि आम सिटीजन की है, और हमारी ड्यूटी है, हम पढ़े लिखे लोगों की ड्यूटी है। एज ए लॉयर हमारी भी ड्यूटी है, एज ए जर्नलिस्ट आपकी भी ड्यूटी है, और जो सामाजिक कार्यकर्ता भी बाकी लोगों की ड्यूटी है जी। तो ये जो वादी जल्दीबाजी में जो रहते हैं वो ही ये गलती करते हैं, और उनकी जरूरत होती है इतने सस्ते में इस इलाके में। हालांकि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन जो रेगुलराइजेशन में है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होने के बाद भी प्रोटेक्टेड है, गवर्नमेंट ने सीमा बढ़ाती चली गई है, अभी 2026 तक है। यह मामला, दिल्ली का मामला जिस प्रोटेक्ट में हम लोग बात कर रहे हैं, वो बात है कि जो जमीन यूपी इरिगेशन की है, या डीडीए की है, या स्टेट की है, अभी जो आया है उसको सोल्यूशन यही है कि जैसे शाहीन बाग कब्रिस्तान गवर्नमेंट का था, उन्होंने अलॉट कर दिया, नोएडा अथॉरिटी का था। इसी तरह से लोग वेलफेयर स्टेट है, खालिद रजा साहब ने कहा एक कमेटी बना के जाके सरकार से पीएम उदय में इसको शामिल करने के लिए करे, और बाकी आगे की जो कार्रवाई है, जो आप कह रहे हैं कि हमारा क्या होना चाहिए। एनजीओ एक बहुत बड़ा सेक्टर है, गवर्नमेंट फंड भी करती है, कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी, इस फील्ड में भी लोगों को जो खरीद बिक्री कर रहे हैं उनको भी कुछ वॉलंटियर्स होना चाहिए, ताकि उनको सजेस्ट करें, उनको बताएं कि भाई ये इलाका, ये जमीन जो है, ये डीडीए की है, ये एमसीडी की है, ये पार्क की है। आज से 20 साल पहले मैं जब वकालत शुरू किया था तो कोई एक आदमी मेरे गांव का आया, बोला मालवीय नगर लेके गया, बेचने वाला पार्क की जमीन बेच रहा था। मैंने उसको देखा, उसको मैंने मना किया कि पार्क की जमीन है, अगर मेरे से कांटेक्ट ना करता तो पार्क की जमीन खरीदो, तो आज उसके मकान पर भी बुलडोजर चल रहा होता। बिल्कुल ठीक है। यानी कागज जो है वो छानबीन कर ले पहले। रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपने बताया, जितने भी संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं उनमें पहले छानबीन कर ले अच्छे से। जी, वही आदमी जो यूपी बिहार से दिल्ली में आता है, वहां पर तो रजिस्ट्री की जमीन खरीदता है बिहार यूपी में, और दिल्ली में आता है तो 200-400 किसी लॉयर से कांटेक्ट भी नहीं करता है, चाहे फ्री में लीगल एड दे रहा हो, ठीक है, या 500-1000 रुपए देके लीगल एड दे रहा हो, लोग उसे कांटेक्ट नहीं करते, और ये चुपके से सस्ते में मिल रहा है, आज इतने में मिल जाएगा, कैश दे दो तो अभी हो जाएगा। इसमें लोग जल्दीबाजी में ये काम कर लेते हैं उनकी जरूरत के मुताबिक। गलती जो परचेजर करते हैं, और इसका नुकसान जल्दबाजी में और लालच में अक्सर नुकसान होता है, और वो लंबा नुकसान होता है। कई बार लगता है कि मतलब छोटे वक्त के लिए फायदा नजर आता है, मगर लॉन्ग टर्म में वो नुकसान होता है। उन चीज़ों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। सिकंदर चौधरी साहब, क्या कुछ कहेंगे आप? पीड़ित पक्ष से एक तरीके से देखा जाए, क्या कुछ जो है वो प्रिकॉशंस जो है लेने चाहिए, चाहे आप फ्लैट खरीद रहे हो, मकान खरीद रहे हो, ज़मीन खरीद रहे हो, क्या कुछ जो है वो देखना चाहिए, चीज़ों को किस तरीके से बेदार करना चाहिए और रहना चाहिए? देखिए, सरकार के लिए तो बहुत आसान है। आज की डेट में सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है। डिजिटल पे कोई ऐसा पोर्टल बना दे जिसमें एक क्लिक में जाकर उस एड्रेस, उस जमीन का एड्रेस डाले, और एक आम आदमी, एक आम नागरिक को सही जानकारी मिल जाए। लेकिन ये सरकार करेगी नहीं, क्योंकि अगर ये सरकार ऐसा करेगी तो इनके पास पीछे से इलेक्शन लड़ने के लिए फंड कहां से आएगा? क्योंकि जितना भी भ्रष्टाचार करते हैं, जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो फंडिंग करते हैं, हर पार्टी को फंडिंग करते हैं। तो ये तो कोई रास्ता सिर्फ और सरकार के हाथ में, और आम नागरिक को जो है अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को किसी के ऐसे, जैसे होता है ना, भेड़ चाल में नहीं खरीदना चाहिए। पूरी
पहचान कर लेनी चाहिए पूरी। जितनी आपको नॉलेज है, अगर आपके पास इल्म की कमी है तो आपके कोई जानकार वकील आप हैं, पूछ आपके लीजिए, जानकार पूछने में तो कुछ हर्ज की बात नहीं है। आप जो है मशविरा कर लीजिए किसी जानकार से, किसी पढ़े लिखे आदमी से, किसी वकील से, या जो भी इस मामलों का जानकार है उससे जरूर पता कर लें, ताकि बाद की परेशानी से बच जाएं। शुरू में थोड़ी परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन बाद में आपकी ज़िंदगी सही से गुजरेगी, ये बिल्कुल सही है। मशविरा ज़रूर कर लें। डॉक्टर खालिद रज़ा खान साहब, क्या कुछ आपके मशविरे रहेंगे? किस तरीके से ये जो हालात बने हैं, और उन हालात के बाद हमें यहाँ बैठ करके चर्चा करनी पड़ रही है, ये हालात ना बने तो जाहिर तौर पर उसके लिए इकदाम पहले से उठाने पड़ेंगे। क्या क्या इकदाम, कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? वकील साहब शेख इमरान साहब से और जो हमारे भाई हैं जिन्होंने अभी मशवरा दिया कि डिजिटल इंडिया की बात तो होती है, लेकिन वो तमाम जो जिस खतौनी की बात कर रहे थे वकील साहब, कि उस खतौनी को ऑनलाइन क्यों नहीं उसको डिजिटाइज कर दिया जाए, कि किसी के लिए भी आसान हो जाए कि वो एक क्लिक पर उस खसरा नंबर को डाले और वो पता चल जाए कि उसका असल और असली ओनर कौन है। तो जब असली ओनर पता चल जाएगा और वही कागज अगर जो बेचने वाला है उसके पास है अगर उसकी कॉपी, तो वो दूध का दूध पानी का पानी बिल्कुल वहां पर साफ हो जाएगा। लेकिन हमारे मुल्क में अभी तक आजादी से पहले से लेकर आजादी के 70-75 सालों बाद भी जमीन खरीदने का और जमीन को बेचने का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो खसरा खतौनी और न जाने क्या क्या चीजें, रजिस्ट्री का जो पूरा प्रोसेस है इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जमीन खरीदने का शौक तो होता है लोगों को, लेकिन जमीन खरीदने के प्रोसेस में कॉम्प्लिकेशन इतना है कि उससे इंसान कई बार थोड़ा सा उलझ जाता है और जहनी तबीयत। आप कह रहे हैं कि प्रोसेस बहुत लंबा है, तो सरकार को आसान कर देना चाहिए तमाम चीज़ों को। और डिजिटल इंडिया की बात हो रही है तो ज़मीनों के रिकॉर्ड्स को भी डिजिटलाइज कर दिया जाए, तो शायद जो प्रॉब्लम्स हैं लोगों को बाद में जो होती हैं वो फिर कम हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। जावेद आलम साहब, क्या आखिर में सजेशंस आपके रहेंगे? चूँकि इन मामलों को बड़ी गहराई से आप देखते भी हैं, समझते भी हैं और समझा भी सकते हैं, तो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आप बताना चाहेंगे? इसमें जो हमारे पैनलिस्ट हैं माशाअल्लाह जिम्मेदार हैं। इसमें दो पहलू है, एक पहलू जो है सामाजिकता क्या हो और दूसरा जो है टेक्निकल गवर्नमेंट का क्या है। यहाँ पे मैं वाज़ह कर दूं, पूरा मुल्क जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑनलाइन है। आप दिल्ली की जितने गांव हैं सभी ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं। ये तो सरकार का आपको पूरी चीजें अवेलेबल हैं। ये भी है कि अगर आप कोई जमीन खरीद फरोख्त करने जा रहे हैं और अगर वक्फ की जमीन है, सरकार की जमीन है, तो उसका ट्रांजैक्शन नहीं होगा। जो हम जिस इलाके में रहते हैं, जो जामिया का इलाका है, उसके लिए एक मशवरा है कि बहुत मैं बेबाकी के तौर पे कहना चाह रहा हूं कि हर चौथा आदमी प्रॉपर्टी डीलर है। सही। हर चौथा आदमी प्रॉपर्टी डीलर है। और जो सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे परवेज हाशमी के पहले के लोगों को तो मैं नहीं जानता हूं, उसके बाद के लोगों को जानता हूं, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं जितने विधायक हुए हैं, और इनका एक नेक्सस है और सिंडिकेट है। अब तो ये आलम है कि प्रॉपर्टी को कब्जा कराते हैं, कम दाम में लेते हैं। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। पहले 15 मीटर हाइट थी सर, देखो वो प्रॉब्लम सुनिए ना, वो सारी प्रॉब्लम तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। वक्त की कमी है, सीधा सॉल्यूशन बता दीजिए, 2-3 पॉइंट क्या हो सकते हैं। आपको बचना, आपको बचने के लिए आपकी भागीदारी, जानकारी डिजिटल लेवल पे अवेलेबल है, लेकिन एक आपकी भी जिम्मेदारी है, जैसा कि वकील साहब ने कहा, सबने कहा कि जो पढ़ा लिखा है वो यहाँ पे अपनी भूमिका को निभाए। यही नहीं, पूरे मुल्क के लिए है। और सरकार का जो कारगुजारी है उसमें आप हिस्सेदार बन के विधायक के तौर पे, सभासद के तौर पे अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी से अपनी चीजों को लीजिए। और जो अभी माहौल है पूरे देश में, वो एक अप्रत्याशित है, यानी जो बुलडोजर कल्चर है। अब जैसे ओखला में मुरादी रोड है, यहाँ की जमीन क्यों चाहिए, अभी तक छोड़े हुए थी, वहां पे उसकी जमीन चाहिए अपने विकास के लिए, जो उसका कहना है। दूसरी बात, किसी भी जमीन को सरकार को अधिग्रहण करने की उसको हक हासिल है। जैसे मेट्रो बन रहा था तो जमीन चाहिए थी, जमीन सबकी वहां गई, जो जो हिस्से में आई उसका मुआवजा भी मिला। इस केस में तो मुआवजा भी नहीं मिलेगा। मुख्तसर ये कहना है कि ये चीजें इंफरादी तौर पे, इज्तिमाइयत तौर पे, सामाजिक तौर पे चीजों को समझना होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, देखिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होना बेहद जरूरी है। लालच से बाहर निकलना पड़ेगा, और जिन चीज़ों की जानकारी खुद नहीं है किसी से पूछ लीजिए, मगर किसी गलत ज़मीन को मत खरीदिए, क्योंकि
आप खुद हो सकता है कि ज़्यादा परेशानी ना हो तो आपकी नस्लों को परेशानी होगी। और कई सारे मामलों में ये देखने को मिलता है कि बाद में बच्चे परेशान होते हैं। मकान जो है वो वालिद ने ले लिया था, वालिद गुजर गए, पता चला कि ये तो ज़मीन ही जो है वो इल्लीगल थी, ये तो कब्जे की ज़मीन थी। तो कुल मिलाकर के जागरूक भी आपको होना पड़ेगा और लालच से बाहर निकलना पड़ेगा। जितने भी कागजात हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से खंगालवाइए, किसी से पैसे दे करके, या जैसे भी एक सिस्टम होता है। और खसरा खतौनी वाला जो एक सिस्टम जो वकील साहब ने बताया, उसको भी मतलब हालांकि वक्त लगेगा इसमें, मगर बाद में जो परेशानी होगी उससे आप ज़रूर बच जाएंगे। तो इस लेवल पर तो खुद ही काम करना पड़ेगा। और जो लोग इल्लीगल बता करके सही चीज़ों को भी, सही मस्जिदों को भी, या जो इल्लीगल नहीं है दरगाहें, या जो मदरसे इल्लीगल नहीं है, या जो घर इल्लीगल नहीं थे अचानक अवैध बन जाते हैं, उनको तोड़ देते हैं, तो उनके लिए उर्दू के मशहूर शायर बशीर बद्र साहब का एक शेर है जो उन्होंने दंगों में जो घरों को फूंक दिया जाता था उस ज़माने में, उस पर लिखा था। और वो शेर कुछ इस तरीके से है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियाँ जलाने में। बस्तियाँ नहीं जलती लेकिन बुलडोज़ कर दी जाती हैं। तो ये उन लोगों के लिए है। सोचिए ज़रा एक बार ज़रूर बुलडोज़र चलाने से पहले कि उन लोगों का क्या होगा, उनके सरों पर छत कहाँ से आएगी, कौन देगा उन्हें, इसको ज़रूर सोचना पड़ेगा हुकूमतों को। बहरहाल मैं तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया। फ़िलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।